ओके, सबको एवरीबडी इज अवेयर आज 7 to 8 एक्स्ट्रा क्लास है। आई वांटेड कि वीकडे में हो, बट आई वाज नॉट श्योर। आप लोगों के स्कूल के एग्जाम्स भी चल रहे हैं क्या, और इट इज ओवर? नो ना? नो मैम। ओके, सो अगर नहीं चल रहे देन इट्स ओके। हो सकता है हम कमिंग वीक में भी कोई एक क्लास रख सकते हैं। रीजन इज आप लोगों की शायद कमिंग संडे में हो सकता है कि पेस रिलेटेड मुंबई बेस्ड टेस्ट हो सकता है, जो भी हमारा सिलेबस है इस टर्म का, यानी ऑल 3 चैप्टर्स जो आपके बायो के हैं उनसे रिलेटेड होगा। अब सिंस वी हैव स्टार्टेड लेट हमारा सेशन, प्लस मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ, एंड हमारा जो पुराने टॉपिक्स थे उनको कैचअप करना, नए टॉपिक्स को स्टार्ट करना, it was time consuming to establish all the things. So I will try my level best कि मैं एक्स्ट्रा क्लासेस रख के आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवाऊँ, एंड आपको मींस विद प्रॉपर सेटिस्फैक्शन कि आप लोगों को पूरा अंडरस्टैंडिंग हो टॉपिक का, सब्जेक्ट का, एंड आपकी प्रॉपर रिविजन भी हो जाए। सो दैट्स व्हाट आई हैव प्लान्ड। इसीलिए आज थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, 2 क्लासेस बेयर करने हैं फॉर 2 hours, बट बीच में ब्रेक है, तो ब्रेक में आपका केमिस्ट्री क्विज वगैरह जो भी होगा वो कंटिन्यू करो, एंड देन आपको बायो के साथ कैचअप करना है, ताकि आप भी कंटिन्यूसली बोर ना हो जाएं कि टॉपिक पढ़ के। दूसरी चीज, ये कमिंग वीक में हो सकता है वेडनेसडे, थर्सडे और एनी ऑफ द वीकडे मैं एक और क्लास भी अरेंज कर सकती हूँ, ताकि आप लोग का कंप्लीटली जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारी ही खत्म हो जाए, और सिर्फ कभी अगर चांस मिला तो हम रिवीजन करेंगे, बट अगर टेस्ट आपका पहले आ जाता है और हमें रिवीजन का चांस नहीं मिलता है, तो भी एटलीस्ट आपके सारे सब्जेक्ट्स और आपके जितने भी सिलेबस हैं, टॉपिक्स हैं, वो एटलीस्ट कवर हो चुके होंगे। ओके, टुडे आई हैव वन मोर थिंग फॉर यू एवरीवन। आई हैव प्लान दिस सेशन इन अ वे, हमारा लास्ट टाइम हमने एक्सक्रीशन स्टार्ट किया था, राइट? मीन्स मैंने बहुत ही डायग्राम बेस्ड, बहुत ही ब्रीफ आपको किडनी के डिटेल्स और उनके लेबलिंग बताए थे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के, बट मुझे आपको उसका वेस्ट रिमूवल प्रोसेस, उसका फिजियोलॉजी, ओवरऑल एक्सक्रीशन कैसे काम करता है वो आपको बताना है। आई टोल्ड एवरीवन टू रीड अबाउट इट। हैज एवरीवन रेड अबाउट इट, एक्सक्रीटरी सिस्टम? क्योंकि आपको लंबी छुट्टियां थी तो पढ़ाई भी उतनी करनी थी। यस और नो? No one? None of you have read about anything or any of the topics, और जो भी हमने अभी तक पढ़ा कुछ भी नहीं किया है? Yeah ma'am, I have read about excretion. ओके, लेट्स सी। तो हम वो स्टार्ट करेंगे। सो बहुत ही छोटा सा पोर्शन अब रह गया है लाइफ प्रोसेस का, सो दैट आई विल फिनिश इट अप। उसके बाद मेरे पास आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक है, मीन समवेयर अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस हैं ओवरऑल लाइफ प्रोसेस में, मीन्स राइट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी, सबसे रिलेटेड थोड़े थोड़े क्वेश्चंस होंगे। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर आंसरिंग। तो आज के सेशन में एवरीवन हैज टू बी वेरी अटेंटिव फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू हैव टू लिसन केयरफुली एवरीथिंग। तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। उसमें क्या होगा, आपका बेटर प्रैक्टिस हो जाएगा, एंड उसी बहाने आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, डन? सब रेडी है इस चीज के लिए? यस मैम। ओके, चलो। सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने ओवरऑल एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एग्जैक्टली एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं और कैसे चीजें कनेक्टेड हैं। सो मेजर कंपोनेंट्स जो हमने देखे थे दैट वाज किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, एंड किडनी के बेसिक फंक्शनल यूनिट दैट इज नेफ्रॉन। करेक्ट। सो ये सारी चीजें हमने देखी। नाउ आई हैव टू टेल यू कि ओवरऑल वेस्ट रिमूवल प्रोसेस होता कैसे है, या कह लो आपकी किडनी की फिजियोलॉजी क्या है। सो पहली चीज कि जो भी रिमूवल ऑफ वेस्ट इन एनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, जो वेस्ट रिमूवल है जो प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन के रूप में होगा। इसके 3 रूप मिल सकते हैं, या तो वो एनिमल अमोनिया सिक्रीट कर सकता है, और यूरिया, और यूरिक एसिड। ये आपको ध्यान रखना है। यही 3 वेरिएशंस होते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड के, जो कि एज अ वेस्ट मटेरियल कोई भी एनिमल एक्सक्रीट आउट करता है फ्रॉम देयर बॉडी। दिस इज वन थिंग। देन
कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स किस चीज की मदद से एक्सक्रीशन करते हैं. इफ इट इज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा और एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन एक्सक्रीट आउट कराते हैं. उनके पास कोई ऑर्गन ही नहीं है, एक ही सेल है. तो जैसे फेगोसाइटोसिस और इंगल्फमेंट के थ्रू वो कोई चीज ईटिंग या ड्रिंकिंग वाला प्रोसेस रखते हैं, वैसे ही विद द हेल्प ऑफ सर्टेन डिफ्यूजन प्रोसेस और ऑस्मोसिस उन्हें पर्टिकुलर वेस्ट मटेरियल बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराना पड़ता है. इफ इट इज अबाउट लोअर ऑर्गेनिजम्स, suppose earthworm or any other organisms, maybe earthworm, cockroach or anything else, अगर lower order organisms हैं, they have something called nephridia. नेफ्रीडिया या फिर कहीं कहीं पे आप प्रोटोनेफ्रीडिया भी वर्ड देख सकते हो. व्हेन यू विल कम इन हायर स्टैंडर्ड्स, जैसे 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में आप आओगे, तो प्रोटोनेफ्रीडिया इज मोर टेक्निकल वर्ड, बट इन जनरल 9th क्लास 10th क्लास को नेफ्रीडिया पढ़ाया जाता है. सो लोअर ऑर्गेनिजम्स में दिस इज द पर्टिकुलर ऑर्गन विच इज यूज्ड टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. Then if it is about higher organism means certain vertebrates or like human. तो हमारे पास क्या है? किडनी. We have kidney जो designate की गई है for the excretory part. It means normally ये क्या करेगा? Overall filtration का काम कर रहे हैं. सबके घर में RO होगा ही, RO purifier. Okay, so exactly जो RO का phenomena बना है वो हमारी बॉडी के किडनी प्रोसेस से ही बना है. मीन्स मल्टीपल स्टेजेस और हर स्टेज पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फिल्टरेशन, और फिल्टरेशन का जो लेवल है उसे इंक्रीज करना है. तो जैसे ही वो सारी चीजें होंगी, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनता जाएगा. मल्टीपल ट्यूब्स होंगे जो जहां पे हर एक सेक्शन में हर एक टाइप का फिल्टरेशन अकर हो रहा है. तो एट द एंड क्या होगा हमारी बॉडी में? एंड में मीन्स इन द यूरिनरी ब्लैडर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ही कलेक्ट होगा. बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो वापस भेज दी जाएंगी वाया ब्लड कॉर्पसेल्स और ब्लड वेसल्स. तो ये चीजें हैं जो बेसिक यही फिनोमिना है जिसके बेसिस पे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है. Now, you all have to study in detail about the human organ system. आपने डाइजेस्टिव देखा, रेस्पिरेटरी देखा, सर्कुलेटरी देखा, तो एक्सक्रीटरी भी आपको इन डिटेल देखना पड़ेगा. सबसे पहली चीज मीन सबसे पहले किडनी का डिमेंशन मैं आपको बता दूं. इट्स लेंथ इज समवेयर 10 सेंटीमीटर, विड्थ इज समवेयर 5 सेंटीमीटर, एंड इट्स थिकनेस जो कि आपकी हाइट का टर्मिनोलॉजी है रफ, that is somewhere around 2.5 centimeter. So this way आपका overall kidney का dimension analyze किया जाता है. It's a rough, it can vary from person to person, but still ये average number है जो calculate किया गया है. अगर normal अगर आप अपना bean shaped kidney imagine करो, I'm making a very bad diagram, so you have to excuse me for that, but आपके पास better diagrams हैं, so you have to imagine that diagram. तो वो पर्टिकुलर डायग्राम अगर आप इमेजिन करोगे तो आपकी किडनी के 2 जोन्स होते हैं. 2 जोन्स मींस एक इनर जोन, एक आउटर जोन. अभी वो है क्या वो बता देती हूँ. जो ये आउटर जोन है, आई एम मेकिंग विद ग्रीन कलर, बट एक्चुअली ये रेडिश कलर के होते हैं. दीज आर रेडिश ब्राउन रेडिश एरिया. तो इन एरियाज को बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स मींस हमेशा जो आउटर पोर्शन होगा, जो चीज हमेशा कवर करेगी, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द कॉर्टेक्स. वो प्लांट के केस में भी यही होता है. तो ये किडनी है, रीनल वर्ड का मीनिंग ही किडनी है, तो रीनल कॉर्टेक्स. और इसके अंदर जो पार्ट है, दिस अनदर पार्ट, दैट डॉटेड लाइन विच आई एम मेकिंग, दैट इज नोन एज रीनल मेड्यूला. So kidney 2 distinct regions में divided है. This is bit darker, ये reddish brown color है, and this is going to be little lighter color which is red in color. तो ये 2 regions में हमारी kidney divided है. Plus जो अंदर का सिचुएशन है, यानी मेड्यूलरी रीजन जो है किडनी का, वहां पे कोनिकल शेप्ड पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं. अब वो कोनिकल शेप पिरामिड्स जो होते हैं, दे आर समवेयर अराउंड 8 to 18 इन नंबर. दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट. ये जो कोनिकल पिरामिड्स हैं, दे आर नोन एज मींस दे आर बेसिकली आप कोनिकल पिरामिड या रीनल पिरामिड आप उनको बोल सकते हो, एंड दे आर समवेयर अराउंड 8 to 18 इन नंबर. Again, it can vary from person to person. Conical pyramid, or you can call another word renal pyramid.
और इनका टोटल नंबर क्या होगा 8 से 18 तक। ओके, देन इनका जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नीफ्रॉन, ये तो सबको ही पता है। इसका फंक्शनल यूनिट हो गया नीफ्रॉन। एक डायग्राम बोला था मैंने आपको, मॉड्यूल में था एक डायग्राम, मैंने कहा था वो डायग्राम एक बार समझने की कोशिश करना या रीड करके आना, इफ नॉट पॉसिबल देन आई विल एक्सप्लेन यू। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नीफ्रॉन रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं आपकी बुक में। पहले मैं आपको थियोरेटिकली बता देती हूँ, यू जस्ट डू लिटिल बिट ऑफ इमेजिनेशन, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डायग्राम के रेफरेंस में मैं आपको पूरी की पूरी फिजियोलॉजी एक्सप्लेन कर दूंगी। पहली चीज, फंक्शनल यूनिट हो गया नीफ्रॉन। अभी जो नीफ्रॉन है, यानी इनके पूरी किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूफ्रॉन्स भरे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जिसमें कि वो सारी चीजें प्रेजेंट हैं। अब व्हाट नेक्स्ट मींस नीफ्रॉन तो हो गया, अब उसके बाद क्या, ये जो नीफ्रॉन है इसमें अफरेंट आर्टरियोल या अफरेंट आर्टरी, वो जैसे हार्ट के केस में था कि पूरी की पूरी बॉडी से ब्लड लेकर आने के लिए भी तो कोई चाहिए, तभी तो वो फिल्टर करेगा, अदरवाइज किसको करेगा, तो वो चीज यहाँ भी होती है। सो नीफ्रॉन, अगर सपोज दिस इज द सेक्शन ऑफ नीफ्रॉन, तो यहाँ पे कौन आ रहा है, अफरेंट आर्टरी। अफरेंट का मीनिंग ही वही है जो साइट से सेंटर तक लेकर आए, दैट इज अफरेंट आर्टरी, और टू बी मोर सोफिस्टिकेटेड आर्टेरियोल आप बोलोगे। देन नीफ्रॉन्स के ही डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसमें कि वो ब्लड पास ऑन होगा, फिल्टर होगा, एंड इफरेंट यानी यहां से पूरा का पूरा फिल्टर होने के बाद, सारी चीजें पूरा प्रोसेस होने के बाद, इफरेंट आर्टरी के थ्रू वो पूरे के पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि योर प्रोसेस इज डन, योर वर्क इज डन ओवर हियर, अभी पूरा ब्लड ले जाओ, हमने वेस्ट निकाल लिया है। ये इनका मेजर प्रोसेस है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। सो वन बाय वन मैं आपको इसके सारे कंपोनेंट्स और इसके फंक्शन के बारे में भी बताती हूँ। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, shall I change this slide? Yes, ma'am. ओके, चलो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ फिल्टरेशन, और एक्सक्रीशन भी कह सकते हो। मेन फिजियोलॉजी यानी प्रोसेस, जो आप लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हो उसी का दूसरा लैंग्वेज है फिजियोलॉजी। तो हम इसका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एक बार देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। पहली चीज, लास्ट टाइम भी ये चीज हमने डिस्कस करी है, सबसे पहले जो वेस्ट निकलता है वो बनाता ही हमारा लिवर है। लिवर में जब रिएक्शंस होते हैं, कौन से मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, दैट इज रिलेटेड टू कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, चीजें जब तोड़ी जाएंगी यानी हैवी मॉलिक्यूल्स सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे होंगे, उस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब जब ये सब हो रहा होता है तो लिवर साइड बाय साइड वेस्ट मटेरियल भी इकट्ठा करता है, तो वेस्ट मटेरियल जो बनाता है दैट इज यूरिया। अब ये जो यूरिया है ये पास ऑन कर दिया जाता है इन द ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि यूरिया को एक्यूमुलेट करके नहीं रखा जा सकता, इट इज टॉक्सिक इन नेचर, सो ब्लड सर्कुलेशन में पास ऑन कर दिया जाता है बाय लिवर। अब वो जो ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन है वही रीनल आर्टेरियोल वो क्या करेगा, या अफरेंट आर्टेरियोल ये क्या करेगा, किडनी तक वो कलेक्टेड ब्लड बाय लिवर उस चीज को लेकर आएगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस डेस्टिनेशन पे, दैट इज अबाउट नीफ्रॉन। तो इनका जो ओवरऑल सेकेंड पार्ट यानी इनका प्रोसेस जो है वो एग्जैक्टली है क्या, तो पहली चीज होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एग्जैक्टली अपने आरओ को इमेजिन करो, अब यही एक सोर्स है जो आपके सामने है और आप उसको इमेजिन भी कर सकते हो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, आपके नीफ्रॉन में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, मैं रफली बनाने की कोशिश करती हूँ। सपोज वन सेगमेंट इज ग्लोमेरुलस, बॉल लाइक स्मॉल सेगमेंट जिसमें फिल्ट्रेशन के लिए बहुत सारे पोर्स हैं। देन बोमेन्स कैप्सूल, एंड बोमेन्स कैप्सूल के साथ मल्टीपल ट्यूब्यूल्स, एंड देन ट्यूब्यूल्स के बाद इनका कलेक्टिंग डक्ट। ओके, देन जो उसके बाद कनेक्शन किसका है, यहाँ पे मेजर जो थिक
बिग आर्टरी आएगी, दैट इज गोइंग टू बी अफरेंट आर्टरी। एंड जो यहां से फिल्टर करवा के दूसरा बाकी ब्लड ले जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी इफरेंट आर्टरी। सो आई एम लेबलिंग वन बाय वन, ये रफ स्ट्रक्चर है, इसे स्टैंडर्ड मत समझना, बस मैं आपको इस अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रही हूँ। एवरीथिंग इज नोन एज ट्यूब्यूल्स। इनके फर्दर इनका पीसीटी, कॉन्वुलेटेड डक्ट और पेरिफेरल डक्ट, हम इसको अलग अलग लेबलिंग देते हैं, बट उतना आपको नहीं समझना है, आपको बस ध्यान रखना है दीज आर द ट्यूब्यूल्स और दीज आर कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स भी आप बोल सकते हैं। अब इनका फंक्शन होगा कैसे? यस, आर्टरी और आर्ट्रियोल सेम ही है ना? करेक्ट, सेम ही है, बट लिटिल डिफरेंट फंक्शन वाइज। वो क्या कर रहे हैं टुवर्ड्स किडनी, सारा का सारा इंपॉर्टेंट ब्लड जो है वो लेकर आ रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, जितना भी मेटाबोलाइज होने के बाद जो भी चीजें लिवर ने आर्टरीज में डाल दी हैं वो सारी यहाँ पे आ रही है फॉर फिल्टरेशन। सो आर्टेरियोल और आर्टरी एज अ सिनोनिम आप कह सकते हो इन दिस कंडीशन। Yes, ma'am. ओके, सो ये हमारा नॉर्मल नीफ्रॉन, ये एक स्टैंडर्ड नीफ्रॉन स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे मींस ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं यहाँ पे बहुत सारे आर्टरी वेन्स का कनेक्शन होता है, बहुत सारे एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होते हैं और उनका कनेक्शन होगा। क्यों होगा वो प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों है, उसके पीछे भी रीजन है। नाउ लेट्स बी रेडी फॉर द प्रोसेसेस, जो मेन पार्ट है। अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि आपके पास है ग्लोमेरुलस, और अफरेंट आर्टरी के जितने भी ब्लड हैं वो इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स ग्लोमेरुलस आ रहे हैं। सो आई एम मेकिंग अ फ्लो चार्ट आल्सो। सो हियर glomerulus receives blood from afferent artery, ये एक चीज हो गई। देन अब ये जो चीज है, अफरेंट और इफरेंट के वेसल्स में के डायमीटर में बहुत डिफरेंस होता है। अफरेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बिग, मींस उनका जो डायमीटर है वो लार्ज है, और इफरेंट का डायमीटर स्मॉल है। इसीलिए मैंने इनके स्ट्रक्चर को भी इस तरीके से बनाया, इट इज बिट थिकर एंड इट इज नैरोअर। अगर डायमीटर चेंज हो रहा है तो क्या क्रिएट होगा? प्रेशर। एंड बिकॉज इट इज अ फ्लूइड जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो उस प्रेशर को क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो क्या क्रिएट होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब इमेजिन करो ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल एज अ छन्नी। वो एक ऐसी चीज है, मींस वो क्या है? फिल्टर है, एंड बहुत प्रेशर के साथ कोई लिक्विड आपके फिल्टर के पास क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है या उससे पास ऑन होने की कोशिश कर रहा है। तो ऑफ कोर्स उनके पास छोटे छोटे पोर्स होंगे जो कि उन सारी चीजों को साइड में कर लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अल्टीमेटली क्या होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा, ग्लोमेरुलस से पास ऑन होगा, पास ऑन होके ये जाएगा बोमेन्स कैप्सूल में। अब बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस में पोर्स हैं, वो क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे एंड बोमेन्स कैप्सूल कलेक्ट कर लेंगे। क्या क्या कलेक्ट करेंगे वो? लाइक वाटर, सम सॉल्ट्स, देन यूरिया जो कि लिवर ने बनाया था, एंड दे विल प्रिवेंट प्रोटीन एंड अदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इनके प्रोटीन और कैलोफैट्स जो भी एसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं उनके फिल्टरेशन को वो नहीं करते। दे आर वे लार्जर इन साइज, बिगर इन साइज एज कंपेयर टू देयर पोर्स, और वो वापस भेज दिया जाता है। मीन सारी चीजें कलेक्ट कर ली जितनी भी फालतू चीजें थी, उसके बाद वो ब्लड को इस डायरेक्शन से वापस भेज दिया जाएगा जहां से आए थे। आप अपनी जर्नी अब कंटिन्यू कर लो, हमने सारा वेस्ट निकाल दिया है। एंड देन ब्लड विल go to efferent arteriole and it will distribute to whole body. Then वही प्रोसेस अब कंटिन्यू रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और फाइनली क्या मिल गया? ये वेस्ट प्रोडक्ट मिल गए इन फर्स्ट पार्ट, यानी जर्नी यहां तक अभी आ गई है। दिस पॉइंट फर्स्ट स्टेप में आप यहां तक पहुंच गए हो, और इफरेंट के थ्रू उसी ब्लड को वापस से जहां से स्टार्ट किया था वापस वहीं जा रहा है और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। एवरीवन अंडरस्टूड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है? Yes, ma'am. Okay, shall I change the slide?
Shall I मैम wait जो for? वोमेन्स कैप्सूल में चीजें फिल्टर होती हैं तो Ma'am, वोमेन्स just a minute. कैप्सूल में रिमेन करती हैं या फिर ट्यूब्यूल में चली जाती हैं? That's what I'm going to tell you next. वही हमारा स्टेप है. अब देखो कोई चीज एक जगह पे तो रहेगा नहीं, अदरवाइज फिल्टरेशन का मीनिंग क्या हुआ? आप एक जगह नहीं रख सकते. यू हैव टू रिमूव द वेस्ट. दीज आर द वेस्ट, अननेसेसरी सब्सटेंसेज हैं. नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वही चीज बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें कैसे आगे कंटिन्यू होगी ये जर्नी. मैम यस. तो जैसे अगर हमने कभी किडनी के जस्ट पहले वाला ब्लड यूज किया तो फिर वो तो थोड़ा ज्यादा मतलब उसकी कंसिस्टेंसी कम होगी ना बाकी से. कंसिस्टेंसी इन द सेंस पतला होगा ना वो क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है. नॉट नेसेसरली. वो वैसे नहीं रहते पतले. मींस किसी आप डेंसिटी वाइज कह रहे हो ना, विस्कोसिटी उनका जो होगा लेस Yes, विस्कस और हाँ. हाईली विस्कस. ओके, तो वो डिपेंड करता है कि कितने सारे मॉलिक्यूल्स उसमें डिसॉल्व हैं. साथ ही साथ वाटर के साथ साथ वो उसमें डिसॉल्व सॉल्ट, यूरिया, ये सारी चीजें भी तो वो हटा रहे हैं. एंड नॉट ओनली यूरिया एंड सॉल्ट, अदर सब्सटेंसेज ऑल्सो. बहुत सारे इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते. सॉलिड मटेरियल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, आर्सेनिक, creatinine and other inorganic substance or organic substance which is harmful for our body or not at all in use at that moment या extra हो गया है, तो वो सारी चीजें भी filter out हो रही हैं. तो उतना वाटर के साथ साथ उसमें डिसॉल्व सब्सटेंस भी जा रहा है, तो एट द एंड रेशियो जो हो रहा है वो बैलेंस ही रह रहा है विस्कोसिटी के लिए. Yes, मैम. ओके, डन एवरीवन? ओके, सो पहला प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया. सेकेंड प्रोसेस अब होगा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. आई विल कम बैक टू द डायग्राम अगेन, बट पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है. रीएब्जॉर्प्शन. मैम कैन यू जस्ट मतलब शो द undo प्रीवियस कर वन, सकते हो दोबारा? दिस वन. यस मैम जस्ट वेट. यस मैम डन. ओके, सो अब सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन यानी जो चीज एब्जॉर्ब थी ऑलरेडी ब्लड में थी वो चीज किडनी ने ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल ने हटा दी, ये समझ के कि वो चीज क्या है, वेस्ट है फॉर दैट मोमेंट. बट अब वो जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है, ये बहुत बड़ी जर्नी है और इस जर्नी के थ्रू अब जितना भी फिल्टर किया हुआ है वो प्रोडक्ट यहाँ से गुजरेगा. और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, इन्हीं ट्यूब्यूल्स में रीएब्जॉर्प्शन होता है. रीएब्जॉर्प्शन यानी हो सकता है कि गलती से इसेंशियल चीजें भी फिल्टर आउट कर ली हो. तो अब ये पूरे के पूरे फेज में जज करना होता है कि क्या क्या है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है और वो चीज वापस से भेजना है टुवर्ड्स बॉडी. तो इसीलिए आर्टरीज और वेन्स जो होते हैं वो लिपटे हुए रहते हैं इन दिस प्रोसेस. सो नॉट ओनली दिस मीन्स कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ही नहीं, खुद वेन्स भी क्या करेंगे, इसमें के जितने भी इंपॉर्टेंट या हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं मींस आर्टरीज एंड वेन्स, वो रिसीव भी होगा एंड उनको दिया भी जाएगा. तो गिव एंड टेक हो रहा है यहाँ पे. सो दैट्स व्हाई इस पूरे के पूरे जर्नी को यहाँ तक अप टू दिस प्रोसेस, इसको हम कह रहे हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. यानी डिजायर्ड मॉलिक्यूल्स या फिर यूज्ड मॉलिक्यूल्स फिर से रीएब्जॉर्ब होंगे. तो जब प्रॉपरली यहाँ पे जो फिल्टरेट निकलता है, जो कलेक्ट होता है वोमेन्स कैप्सूल में, क्योंकि ग्लोमेरुलस से फिल्टर हुआ है इसीलिए उस पार्ट को, उस फिल्टरेट को हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्टरेट. अब ग्लोमेरुलर फिल्टरेट क्या करेगा? ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी दिस ट्यूब्यूल, इसी का नाम यूरिनिफेरस भी है, तो इस ट्यूब्यूल्स के थ्रू पास ऑन होगा और एसेंशियल जो चीजें हैं वो रीअब्सॉर्ब की जाएंगी. सो इट विल पास थ्रू यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. एंड क्या क्या चीजें रीअब्सॉर्ब की जा सकती हैं? मे बी सम अमाइनो एसिड्स, क्योंकि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, हो सकता है वो इंपॉर्टेंट हो. सम शुगर, बिकॉज एट द एंड एनर्जी सोर्स है, हो सकता है बॉडी को रिक्वायर्ड हो. मे बी फ्यू सॉल्ट्स, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए सॉल्ट्स बहुत जरूरी होता है. सो ये कुछ चीजें हैं जो हो सकता है वापस से रीअब्सॉर्ब की जाए.
और मे भी हो सकता है कि जो उनके अराउंड जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनमें अगर और अमोनिया है तो उनसे वापस उस ट्यूब में ले लिया जाएगा कि तुम उस टाइम पे अफेरेंट के पास नहीं थे तो यहीं से वापस कर दो हमें सारा अमोनिया। सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहता है। तो जो भी चीजें फिल्टर हुई हैं इन द बिगिनिंग उसका 99% वापस से रीअब्सॉर्ब करके भेज दिया जाता है, तो 1% ही टॉक्सिक सब्सटेंस रह जाता है। सो दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। देन थर्ड पॉइंट, अब ये हो गया सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, इसीलिए इसका नाम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है। जो भी अब फाइनल प्रोडक्ट होगा वो यहाँ कलेक्ट होगा, एक बार यहाँ पे आ गया वो चीज बन जाएगी यूरिन। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का काम है, अब ये वेस्ट है फाइनली डिक्लेयर्ड, अब कुछ भी लेन देन नहीं हो सकता, गेट्स आर क्लोज्ड। तो ये चीज हो गई यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन इन द सेंस कि जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वहां से फाइनली रीअब्सॉर्प्शन के बाद जो भी चीजें बची हैं एंड दे आर फॉर श्योर ओनली हार्मफुल एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो यानी हार्मफुल सब्सटेंस होगा या तो वेस्ट होगा, यही बच जाएगा। और ये कहाँ चला जाएगा? इट विल बी पास्ड ऑन टू कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास जो भी है उसी को हम कह रहे हैं यूरिन। और ये पर्टिकुलर यूरिन में क्या क्या चीजें होंगी? इसमें होगा अमोनिया, इसमें होगा पोटेशियम, सम क्रिएटिनिन, देन सम हाइड्रोजन आयंस व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड, बहुत सारे हो गए हैं। सो ये पर्टिकुलर चीजें प्रेजेंट होती हैं एंड ये यूरिन जो है यही यूरिन कलेक्ट होता है किडनी से, जो यूरेटर आपने देखा है बाहर की तरफ निकलता है, तो यही चीज यहां से कलेक्ट होके टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर पहुंचाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे सारे कलेक्टिंग जो ट्यूब्यूल्स हैं उनका कनेक्शन रहता है, उनका नेटवर्क रहता है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग। अब जो ह्यूमन यूरिन है, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी इन डिटेल, तो आपको ह्यूमन यूरिन के मेजर कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में भी समझना पड़ेगा। अभी इनमें क्या क्या प्रेजेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल 96% वाटर, दैट इज ऑब्वियस। देन कुछ इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं जो कि उस टाइम पे हमारे लिए हार्मफुल हैं। इनऑर्गेनिक आयंस लाइक क्लोरीन रिलेटेड हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें होंगी। देन उसके अलावा क्या क्या प्रेजेंट होगा? मे बी सम आर्सेनिक, लेड, देन फॉस्फोरस, अमोनिया तो रहेगा ही रहेगा, यूरिक एसिड, और अमोनिया के नाइट्रोजन बेस्ड और भी दूसरे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, इनका कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज्यादा रहेगा। सबसे ज्यादा जो पर्टिकुलरली इनमें रहेगा दैट इज गोइंग टू बी यूरिक एसिड इन ह्यूमन। अब सॉरी यूरिया, नॉट यूरिक एसिड। यस मैम, वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के नीचे जो लिखा है उसमें थर्ड वर्ड क्या है? क्रिएटिनिन। यस मैम, ओके, सो ये सारी चीजें आपकी हो गई रिलेटेड टू ऑल द फिजियोलॉजी। यही चीज होती है, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा स्टेप या कोई और रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं होता जो आपको समझ में ना आए। फिजियोलॉजी सबको समझ में आई? यस मैम। ओके, अब कुछ चीजें रिलेटेड टू वेस्ट पार्ट। अब मुझे कुछ चीजें डिस्कस करनी है कि एग्जैक्टली वेस्ट मटेरियल क्या क्या है। देखो, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अमोनिया सिक्रीट करते हैं, तो जो अमोनिया सिक्रीट करेंगे उनको हम बोलेंगे अमोनोटॉलिक या अमोनोटेलिक। दिस इज द राइट वर्ड, अमोनोटेलिक। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर एंड कौन से ऑर्गेनिजम्स? एक्वेटिक जितने भी हैं, फ्रेश वाटर और मरीन, वो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया सिक्रीट करते हैं। रीजन ये है, हाईली टॉक्सिक है, इसको सिक्रीशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इट्स बेटर कि वाटर एनिमल्स इसको सिक्रीट करें, ताकि बहुत सारा पानी रहेगा तो उसमें वो डाइल्यूट हो जाएगा। दैट इज अमोनिया। देन जो ऑर्गेनिजम्स यूरिया सिक्रीट करते हैं एज अ वेस्ट मटेरियल, दे आर नोन एज यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक जो है इट इज लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया, इट इज लेस टॉक्सिक, बट स्टिल इसको एक अच्छे खासे अमाउंट में डाइल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। सो मोस्टली टेरेस्ट्रियल, यानी जो लैंड पे रहते हैं,
एंड वेरी फ्यू एक्वेटिक, वेरी फ्यू वो सिक्रीट करते हैं यूरिया। देन थर्ड पार्ट आ जाता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है एंड इसको सिक्रीट करने वाले एनिमल्स को हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक। इट इज एक्चुअली नॉन टॉक्सिक and it doesn't require much of water, and this is basically terrestrial. Terrestrial may be certain arthropods or birds especially, they excrete out uric acid. Okay, so these are the names which is assigned depending upon excretory products. अब इसके बाद एक ही चीज रह गई है about the disorders. जो disorders हैं that is not, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट एक या दो डिसऑर्डर जरूर मैं नाम बता दूंगी जो इंपॉर्टेंट है। पहला है यूरेनिया। यूरेनिया मींस अगर बॉडी में यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, उस सिचुएशन को बोलते हैं यूरेमिया। अभी यूरेमिया के केस में क्या हो रहा है, क्यों बढ़ जाता है? मे बी लिवर इज कैटाबोलाइजिंग वेरी फास्ट, और जो बोवन्स कैप्सूल है वो इतना रैपिड फिल्टर करने में पॉसिबल मींस नॉट एट ऑल कैपेबल इन फिल्टरिंग। तो अगर ये सारी प्रोसेसेस हो रहे हैं, इधर किडनी और लिवर दोनों में से कोई भी अपना काम जरूरत से ज्यादा या कम कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो अगर ब्लड कॉन्सेंट्रेशन में यूरिया ज्यादा है तो इट कैन लीड टू सेवरल डिजीजेस। वो जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में वीकनेस रहती है, टॉक्सिसिटी आ जाती है, सेल डैमेज होने लगते हैं। देयर आर मेनी फर्दर थिंग्स, बट अभी के लिए इतना ही ध्यान रखना है। बट इट इज ऑल्सो रेयर डिजीजेस, ये बहुत ही रेयर डिजीज है, इट्स नॉट कि ये सबको होता है। दूसरा किडनी स्टोन, ये तो सबने सुना है। किडनी स्टोन Yes, ma'am. ये कब होता है और कब हमें तकलीफ देता है? जब यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट होने लगे। प्रेसिपिटेशन का मीनिंग सभी समझते हो? Solidify. राइट, सॉलिडिफाई होके सेडिमेंट हो जाए बॉटम पे, यानी प्रेसिपिटेट होगा। तो अब ऐसा तो क्या होगा, उसका फ्लो रुक जाएगा यूरिक एसिड का। नॉट ओनली यूरिक एसिड, देयर आर मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट, इनका भी प्रेसिपिटेशन होने लगता है। तो इससे क्या होंगे, ये ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देंगे, तो ये चीजें ब्लॉक होने लगेंगी, दीज पार्ट। ये ब्लॉक अगर होगा तो फिर फिल्टरेशन रुक जाएगा एंड इट विल गिव यू इमेंस पेन ऑल्सो। तो किडनी स्टोन मोस्टली सर्जिकली रिमूव किया जाता है और डायूरेटिक सब्सटेंसेस कंज्यूम करने को बोलते हैं। डायूरेटिक मतलब विच विल इंक्रीज द फिल्टरेशन प्रोसेस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को जो इंक्रीज करते, उसके रेट को इंक्रीज करते, ताकि यूरिन फॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली हो पाए, और उसकी वजह से प्रेशर, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल रही थी, वो इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज अबाउट किडनी स्टोन। यस भाव्या, आई एम कमिंग टू यू। जस्ट लास्ट एक डिजीज बाकी रह गया है, दैट इज किडनी फेलियर। इज नो नीड टू एक्सप्लेन, आई थिंक आपको पता है किडनी फेलियर मतलब अगर किडनी डैमेज है, वेदर एक्सीडेंटल, कोई फिजिकल चोट लग गई हो, फिजिकल डैमेज, एक्सीडेंट्स और एनीथिंग एल्स इन द किडनी, और मे बी समथिंग जेनेटिक, किडनी इज नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, तो वो अपना फंक्शन कंप्लीट नहीं कर पा रहे, दैट इज किडनी फेलियर। इस चीज का सोल्यूशन क्या है आजकल? डायलिसिस, यानी मैन मेड तरीके से क्या किया जा रहा है, सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं जिसमें ह्यूमन ब्लड को आउटसाइड द बॉडी फिल्टर करके वापस से ट्रांसफर किया जाता है इनसाइड द बॉडी। Okay, so this is how things are going on. These are the 3 important diseases जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, and little bit about them, बहुत डिटेल कभी नहीं पूछेंगे। Okay, yes भाव्या। मैम यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है या फिर वीक होता है? यूरिक एसिड, एसिड इन द सेंस आप एसिडिटी और बेसिसिटी के नेचर की बात कर रहे हो? यस मैम। Then it is strong, of course, not very strong, but strong. Of course, उसका pH जो होगा 7 से low रहेगा, but non-toxic in nature. It is not going to harm the cells. मैम तो जैसे अभी फिर उसका वैसे तो डाइल्यूट होगा अगर लिक्विड होगा, पर जब वो सॉलिडिफाई होगा तो उसका पूरा लिक्विड खत्म हो जाएगा जब वो सॉलिडिफाई होगा। तो ऐसे केस में तो फिर वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगा, तो डैमेज नहीं कर? नहीं, तो वो सॉलिड हो गया ना। वो सॉलिड हो गया मीन सारे मॉलिक्यूल्स इंटैक्ट हो गए। इट्स अ सेम थिंग लाइक आप लेड वगैरह ले लो, लेड आपके सामने रहता है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, आप उसको टच कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। बट अगर आप उसे लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व करके आपकी बॉडी में जा रहा है, तभी वो टॉक्सिक होता है। सॉलिड है मीन्स मॉलिक्यूल्स आर इंटैक्ट एंड वेरी स्टेबल, उनको किसी और चीज के साथ रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। दैट्स व्हाट गोइंग ऑन।
ऐसा यस है, मैम। अंडरस्टूड। इसीलिए उसको नॉन टॉक्सिक मैंने पहले ही बोल दिया है। सो वट एवर कंडीशन इट इज, कोई भी फेज में ये रहे, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म द लिविंग सेल्स। नॉन टॉक्सिक और टॉक्सिक से मीनिंग क्या है? टॉक्सिक क्या है? जो हमारे सेल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, एक्यूमुलेट होंगे, तो इट कैन बी डेंजरस, हमारी फिजियोलॉजी चेंज कर देंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ टॉक्सिक इन जनरल। और नॉन टॉक्सिक मतलब इफ इट इज देयर, तो भी वो हमें कुछ हार्म नहीं करे, दे आर नॉट अफेक्टिंग इन एनी वे। ओके, सो ये मीनिंग होता है टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक का। Everybody understood? Yes. और डायलिसिस बार बार करवाना पड़ता है, एक बार करवा के फिर हो जाता है? नहीं नहीं, जैसे आपका किडनी बार बार रैपिडली फिल्टर कर रहा है ना, यू आर कंज्यूमिंग ऑल द प्रोडक्ट्स, यू आर कंज्यूमिंग द फूड, यू आर कैटाबॉलिज्म हो ही रहा है आपकी बॉडी में, आप पानी पी ही रहे हो, सब कुछ कर ही रहे हो। तो अगर आप फूड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग आप रोक नहीं सकते, तो डायलिसिस कैसे रोक सकते हो? हाँ, इट इज वीकली, डिपेंड करता है कैसा सिचुएशन है। कुछ लोगों की किडनी पार्शियली डैमेज्ड होती है, सो दे डू द डायलिसिस वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एवरी 3 days पे डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज देयर किडनी हैज स्टॉप्ड वर्किंग एट ऑल। बिल्कुल बहुत ज्यादा 90% प्लस अगर डैमेज है किडनी, दोनों ही मिला के, तो वीक में 2 बार तो करना ही पड़ता है डायलिसिस। इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट ऑल्सो, बट आई थिंक मेनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, बिकॉज ये लाइफ सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ लोगों के लिए। सो नाउ दे आर कमिंग अप विथ मेनी स्कीम्स, और बहुत सारी चीजें हैं, इंश्योरेंसेस हैं, जिसके भरोसे आप थोड़ा सा सस्ता कर पाते हो। सो देर आर मेनी थिंग्स, बट इट इज इम्पोर्टेंट, सिवियरिटी के ऊपर है। बहुत सारे लोग वंस अ मंथ भी करते हैं, मीन्स इतनी जरूरत नहीं है उनको। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल बॉडी ऑल्सो। यस मैम। ओके, चलो, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, लेट मी जस्ट शेयर द स्लाइड विथ एवरीवन। ओके, सपोज स्लाइड दिख रहा है प्रॉपरली? यस मैम। ओके, सो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ। वी हैव एग्जैक्टली 15 मिनट्स, क्योंकि उसके बाद मेरी भी दूसरी क्लास है। आई कैन नॉट गिव यू मोर टाइम, एंड आई हैव समवेयर अराउंड 30 क्वेश्चंस, नॉट 30, सम 20 or 29 क्वेश्चंस। तो क्या करेंगे, एक स्लाइड, यस यस, आफ्टर दिस सेशन पूरा होने के बाद जितना आंसर हो पाया उतना मैं लिख दूंगी आपके सामने ही। मैं आंसर की भी लिखूंगी। सेकंड चीज, मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगी, सो दैट इफ सम क्वेश्चंस आर लेफ्ट, यू कैन डू योर ओन रिविजन एंड आप उसके खुद के आंसर्स भी ढूंढ सको। सो इट विल बी गुड रिविजन सेशन फॉर एवरीवन। ओके, एंड हर स्लाइड में 3 क्वेश्चंस हैं। यू कैन ऑल रेज योर हैंड वन बाय वन। जो बच्चे शाय हैं या फिर उनको ऐसा लग रहा है नॉट गेटिंग द चांस टू स्पीक अप, यू कैन सेंड द आंसर इन द चैट ऑल्सो। तो जो भी आप आंसर बोलोगे वो मैं आपके सामने उसका एज एन आंसर की वहीं पे लिखूंगी। इफ देयर इज सम डाउट, वांट टू एक्सप्लेन समथिंग, यू कैन, एंड आई विल एक्सप्लेन अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो। ओके, ये सिंपल है, मीन्स यही प्रोसेस है, नथिंग डिफिकल्ट। चलो, रेडी एवरीवन? यस। Yes, ma'am. ओके, चलो, दीज आर द 3 क्वेश्चंस। यू कैन टेक 1-2 minute ऑफ टाइम। Okay, Swarali said first का A. Okay, you all can raise your hand also if you feel कि आपको आंसर आ गया है, so you can raise your hand. I'm writing everything in front of you. मैम सेकंड बी पैरासिटिक। Okay, B. Okay, many students said first का A. Third chloroplast. यस मैम, थर्ड क्लोरोप्लास्ट। Okay, third का chloroplast. मैम मैम व्हाई देयर आर टू नंबरिंग? Okay, I think the source from where I have took the questions, उनका मे बी वो ओरिजिनल क्वेश्चन होगा, इसीलिए 2 नंबरिंग है। ओ 5। That's okay. Okay.
So all are correct. You need an understanding on any of the question. कोई ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई explanation चाहिए किसी question के लिए? मैम फर्स्ट Okay. Which one? फर्स्ट वन First one. Which of the following are energy foods? Okay. See, वैसे तो energy foods सारे ही हैं. Vitamins and water को छोड़ दे तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन से भी होता है, बट क्या पूछ रहे हैं वो कि कहाँ से हमें राइट अवे एनर्जी मिल जाती है. सो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा मेजर प्राइमरी एनर्जी सोर्स है. आई थिंक एट द टाइम ऑफ डाइजेशन ऑल्सो वी डिस्कस दिस. एंड दूसरा, इफ कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो सबसे ज्यादा एनर्जी जिसमें प्रेजेंट होता है दैट इज फैट. तो हमारी बॉडी अगर कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंडेंट होती है, अगर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं होता, तो दूसरी चीज जो वो ढूंढती है या उसका ब्रेकडाउन करेगी दैट इज गोइंग टू बी फैट. प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारा स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है. प्रोटीन विल ब्रेक डाउन इनटू एनर्जी एट द टाइम ऑफ स्टारवेशन. अगर बॉडी स्टार्विंग मोड में है, आपको कई दिनों से खाना नहीं मिल रहा, इट्स बीन वीक्स एंड मंथ्स, तब जाके प्रोटीन डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं. अदरवाइज इन डेली बेसिस आपकी बॉडी इधर कार्बोहाइड्रेट और फैट पे डिपेंडेंट होती है. अंडरस्टूड? कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस मैम. ओके. एनीथिंग एल्स? Any other questions? No, ma'am. Okay, let's move ahead for next 3 questions. फोर्थ का कौन सा? एप्पल. ए. Okay. Fifth का A. फिफ्थ का ए. मैम फिफ्थ का बी होगा ना? Sorry, Okay. B. B also. आप जो बोलोगे मैं वही नहीं, ma'am, लिखूंगी. सिर्फ B. Okay, B confirm. बी है मैम, बी. Okay. सिक्स का सी. Sixth का C. यस मैम. That is very famous experiment. I think everyone has done. यस. नहीं Yes, भी ma'am. किया है, so I will recommend everyone to do that. आप घर पे भी कर सकते हो. Salt सबके पास है, potato है as a rich source of starch. Okay, so you all can do that. Okay, चलो. कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में? ऐसा लग रहा है कोई अगर क्वेश्चन? स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता तो कौन सा कलर देता है आयोडीन? अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा तो एज इट इज सेम कलर. दूसरी एक चीज होती ब्राउनिश है, कलर. ब्राउनिश कलर तब होता है जब आयरन कंटेंट प्रेजेंट होता है, रेडिश और ब्राउनिश. ऐसा एप्पल के केस में होता है. अगर बाहर रख दिया है और उसका ऑक्सीडेशन हो गया, वो इंटरेक्ट कर गया बाहर के जितने भी गैसेस हैं उनके साथ, तब वो जो एप्पल है दैट कन्वर्ट्स इनटू रेडिश कलर, बहुत जल्दी खराब हो जाता है. और स्टार्च का एक और मैं आपको फाइबर्स, अगर फाइबर्स बहुत ज्यादा है सो दे आल्सो कन्वर्ट इनटू ब्लूइश और ब्लैकिश कलर. ऐसा किसमें होता है? बनाना में. आप सबने देखा होगा. ये सारे डेली फूड्स हैं जो आपने नोटिस किए होंगे. मैम बट बनाना रेडियो एक्टिव रहता है ना? डिपेंड्स, नॉट ऑलवेज. नेचुरली कोई भी चीज रेडियो एक्टिव नहीं है. जो बनाना रेडियो एक्टिव नहीं है उनमें फाइबर कंटेंट इतना ज्यादा है, हाई फाइबरस फूड है. इसकी वजह से उनका जो ओवरऑल फॉर्मेशन है, जो भी मॉलिक्यूलर लेवल होगा, उसकी वजह से मे बी लाइट रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा. रेडियो एक्टिव इज समथिंग डिफरेंट. नहीं मैम, उससे वो जो रेडिएशन रहता है वो मतलब गामा का ही रहता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में रहता है, बहुत कम. मतलब हाँ, तो आप उसे रेडियो देखो. अगर आप रेडिएशंस की बात करो तो मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर मे बी एमिटिंग सम काइंड ऑफ रेडिएशंस, बट उसे हम काउंट नहीं कर सकते बिकॉज वो हार्मफुल लेवल पे नहीं है. बट रेडियो एक्टिव जो आप ट्रू रेडियो एक्टिव जो आप बोलते हो, वो आप नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को काउंट ही नहीं कर सकते. अदरवाइज वी मस्ट हैव बीन स्टडीइंग ऑन बनाना आल्सो फॉर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स. मैम एक्चुअली ये कंडक्ट किया गया था कि मतलब 1 करोड़ अगर बनाना रहे तब मतलब कुछ इफेक्ट दिखाता है वो ह्यूमन बॉडी पे, मतलब तब रेडिएशन अच्छा कंसर्वेट होता है. Okay, that can be possible then. Okay, shall I move ahead? Next question. यस मैम. मैं 7D.
Which one? 7th का? B. Ball. एट का C है। 8th का C. Okay. Yes, ma'am. And glycolysis cytoplasm में होता है। मैडम 9 का A. 9th का A. Yes ma'am. Okay. Any doubt in any of the questions? No. नो मैम। Okay. मैम प्लांट्स में भी एथनॉल फॉर्म होगा? किसमें? Plants में? प्लांट्स में। Wherever there is anaerobic respiration, not only plants, in microorganisms, lower organisms, animals, everyone, सब में होगा। Yes मैम। Okay, चलो, moving on. Next question. First का D। First D. B, ma'am. B. 11 का A 11A। and 12 का B। Yes, ma'am. B. B। A, B. D A B। Okay, D A B. Correct? मैंने सही लिखा है? BAB। B A B. Okay. Sure, everyone. Everything is correct. B A B। पहला D होगा। Okay, so I wrote D, बच्चे. Someone said B. हाँ, किसी ने मैम बोला वो B. Okay, so I wrote D only. Okay, so you need any explanation in any of the questions? कि ऐसा क्यों है? No ma'am। Okay, चलो, let's move ahead. Artery A। A। Artery, ma'am. Artery A. 14th का B। 14th का B. D। मैडम Plasma. मैडम Lymph 14 का है, plasma. C। Lymph है, lymph. Okay. Lymph. L-Y-M-P-H. Lymph. Yes, ma'am. and 15 का D। Okay. Does everyone know all the organisms कौन से category के belong करते हैं सारे? मैम ये पढ़ा है. मैंने वो हाइला मैम 15th please. Okay, so basically question क्या पूछ रहे हैं? Single circulation means blood flows through the heart only once during one cycle of the passage through the body. Single circulation कौन से organisms में exist होता है? आपने पढ़ा है, no doubt. I'm just asking कि do you all understand कि ये जो examples हैं कौन सी category से belong करते हैं? जो पहला category, जो last category जो आपका answer है, मैं वो explain कर देती हूँ. They all are fish, bony fish. Hippocampus, common name is seahorse. Exocytus भी fish है. इसको हम फ्लाइंग फिश बोलते हैं. एक्सोसिटस को आपने देखा होगा अगर नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी अगर आप देखते हो, सो कुछ फिश होती है वो हवा में बहुत उड़ती रहती है. सो दे आर एक्सोसिटस. एक्चुअली दे आर आल्सो वन ऑफ द बोनी फिश जिनके अंदर का जो एंडोस्केलेटन है वो चीज बोन से बना है. ऐसे भी फिश हैं जो कार्टिलेजेस से बना है जो कि शार्क होते हैं, और जो बोन से बने हैं दे आर ऑल द एग्जांपल्स. एंड एनाबास आल्सो स्मॉल, बहुत छोटे छोटे फिश होते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं, वेरी शाइनी. एक्वेरियम में भी रखे जाते हैं मोस्टली. ओके, सो जो फिश है मींस कहने का मतलब ये कि जो फिश होते हैं उनके पास सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट है. दे हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट एक्चुअली. ओके, सो आई होप आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ये चीजें पढ़ी होंगी ऑलरेडी. So these are the examples. Means इसका मीनिंग ये है. तो कल को क्या होगा, हो सकता है कि बात सेम लिखी हो, ऑप्शंस चेंज करते, तब आप कैसे डिटेक्ट करोगे? सो दैट टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसके बारे में पूछे जा रहे हैं. तो फिश, जहां भी जिस ऑप्शन में फिश से रिलेटेड एग्जांपल्स होंगे, दे ऑल आर गोइंग टू बी द राइट आंसर. ओके, एनी अदर क्वेश्चन जिसमें लगता है कि कुछ गलत है या फिर
चेंज करना है Ma'am, और एनी is there डाउट्स? any method or nomenclature on which animals are named scientifically so we can understand if any other organism comes? नॉट एग्जैक्टली नेम्स बच्चे, आप खुद के लेवल पे निमोनिक्स बना सकते हो खुद को इजी, अपने लिए इजी करने के लिए, बट ये स्टडी के साथ साथ इजी होता है. मीन्स आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, मेरे लिए भी डिफिकल्ट था एक टाइम पे, बट थिंग इज आई हैव रिपीटेड द टॉपिक सो मच कि अब मुझे याद हो रहा है वो चीजें. Still there are many names, n number of names which I cannot recall the scientific and common names. Still I do that. तो मुझे रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, बट जो कॉमन है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनके याद हो जाते हैं. तो एक चीज ये कर सकते हो आप, निमोनिक्स. दूसरा, जब 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में जो बच्चे होते हैं उनको मैं बच्चों के साथ ही जब हम पढ़ते हैं, जब बच्चों को उनको सेशन ले रहे होते हैं और उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं सेशन के, तो हम अपने ही लेवल पे बनाने की कोशिश करते हैं. कोई इजी ट्रिकी पोएम बना लो, या फिर अपने लिए गाने लिख लो, या फिर कुछ भी आपको जो चीज अच्छी लगती है उससे रिलेट कर लो उन सारे वर्ड्स को, मे बी सेलिब्रिटीज के नेम, स्पोर्ट्समैन के नेम. इस तरीके से यू कैन ऐड एंड यू कैन रिकॉल एवरीथिंग. बट टू रिमेम्बर ऑल द नेम्स, आप उसके लिए कोई स्पेसिफिक मीन्स कोई रूल बुक तो ऐसा तो अभी तक नहीं है. Okay, ma'am. Yes. ओके, बट इट इज स्पेसिफिक, इट्स नॉट कि सारी ही चीजों का ये चीज पूछा जाएगा, साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं. कुछ कॉमन चीजें होती हैं, मींस इन योर एट योर एकेडमिक लेवल बहुत ही लिमिटेड चीजों के ही साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं, सबके नहीं पूछे जाते. ओके, शैल आई मूव अहेड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, मैम पहले का D. पहले का डी. मैम यूरेटर. Glomerulus. ओके. मैडम 18 का C. 17th का ग्लोमेरुलस. यस, ग्लोमेरुल. ये हाँ, जो ऑप्शन वही. 18 का C है मैम. 18th का डायालिसिस. मैम फिल्ट्रेशन हो गया. filtration D. आ जाए ना. ओके. आर्टिफिशियली लिखा नहीं है कहीं. ओके, चलो वन बाय वन सारे डायलिसिस क्वेश्चन. होगा ना इसका आंसर. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये रिसेंटली पढ़ा है इसीलिए इससे रिलेटेड कंफ्यूजन्स भी मैं दूर कर दूं. पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नेम द ट्यूब व्हिच कनेक्ट्स द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर. करेक्ट. 17th क्वेश्चन बच्चे ध्यान से पढ़ो. विच पार्ट ऑफ द नीफ्रॉन अलाउज द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. अभी तो मैंने यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बताया था, जहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होगा, यानी जो ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल ने मिलके जो फिल्टर किया है, ये एग्जैक्टली यही चीजें बोली थी आपको. वही फिल्टरेट जो होगा उसको वो ट्यूब के थ्रू जाएगा, और वो ट्यूब वापस क्या करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे इनमें से कौन सी चीज अभी भी इस्तेमाल की जा सकती है, एंड दे आर गोइंग टू डू रीएब्जॉर्प्शन. इसीलिए तो उनके साथ आर्टरीज एंड वेन्स कनेक्टेड है, क्योंकि रीएब्जॉर्ब करके वो टिश्यू में ही वापस भेजने वाले. अंडरस्टूड? सो द आंसर विल बी ए. 17th का आंसर हो जाएगा ए. समझ में आ रहा है क्यों ए हो रहा है? हाँ मैम. Yes, ma'am. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहे हैं, द प्रोसीड्यूर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट. तो ब्लड में से यूरिया सेपरेट करने का प्रोसेस को हम डायलिसिस बोलते हैं. अगर प्रोसेस इज डन इन द बॉडी ऑफ पर्सन, अगर ऐसा कुछ लिखे, और रिलेटेड टू एक्सक्रीशन और व्हाट किडनी इज डूइंग, देन इट इज फिल्टरेशन, देन इट इज करेक्ट. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं हम, मींस इन जनरल एक पर्सन के अगर ब्लड से यूरिया को आप सेपरेट करोगे, उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? उसे डायलिसिस बोलोगे. बट आपकी किडनी क्या प्रोसेस कर रही है? दैट इज डूइंग फिल्टरेशन. अंडरस्टूड द मीनिंग? क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, तो आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा ऑन व्हाट दे आर सेइंग, ऑन द स्टेटमेंट. एवरीबॉडी अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Let's move on to another set of question. First का C नहीं, C नहीं. B. Ma'am, First D का D. होगा. Madam. B. Okay, And 20 का C. 20 का C. यस सर. And 21 का B. Mitochondria. Mitochondria. अब माइटोकॉन्ड्रिया है उसका. Okay.
Okay. Does anyone need any explanation in any of the questions? सारे correct है क्योंकि they are easy also. Okay. चलो next मेरे पास मैम set है रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड करता है. रेस्पिरेशन के टाइम पे हमने हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल पढ़ा था. एल्वियोलाई सैक जो है वहां पे प्रेशर डिफरेंस के हिसाब से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहे हैं ना. कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग आउट एंड ऑक्सीजन इज कमिंग इन. तो जब इन हो रहा है तो वो ब्लड ही तो है जो लेकर जाता है. और ब्लड में क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज एचबी. सो एचबी इज योर respiratory pigment, though you study HB in circulatory system, but you have to always consider उसका importance कहाँ है? in carrying the oxygen. Okay, समझ में आया difference? यस मैम. Okay. चलो next मेरे पास fill in the blanks के लिए set है. You have to answer. And in that previous slide, what was carotene? Means it is you in our hairs, no, I think. No. कैरोटीन वो चीज नहीं है. that is different basically. ये वो हमारे रेड कलर देता है ना प्लांट नहीं. हाँ रेड कलर देता है. sorry, can you please repeat? Ma'am, it gives red color in the plant. Right, photosynthetic, one of the photosynthetic pigments in plants basically. तो ये भी help करते हैं chlorophyll. रेड कलर इज गिवन बाय क्रोमोप्लास्ट. Actually जो red color होता है that is erythrin basically. It's not red colored but yes it is one of the pigment present in plants or maybe in few of the animals also आपको मिल जाएगा. Okay, ma'am. Okay. चलो next is fill in the blanks. You all have to answer. But this time please raise your hand. You have to raise your hand. Yes, Bhavya. स्मूथ मसल. Smooth muscle. Okay, so I'm writing smooth. Okay, Vaishnavi. Vaishnavi, you can answer. Small intestine. Okay, small intestine. Okay, who is next? Shubham. Shubham, which question? Hello. Yes, you can answer. Yes, ma'am. Sorry, I didn't hear you, Bache. Which one? You can write also if you want. You can write the answer. Okay, Yash. Yash Raj. You can answer. Small intestine. Third one. No, fourth. Third one is Okay. cytoplasm. Okay, small intestine. Okay, let me see other students. Okay, Vaishnavi has said fifth one, mitochondria. Okay, what about others? Bhavya is saying windpipe does not rupture. Okay, sixth one. Okay, so I'm writing as it is, whatever you are saying.
मैम if we write damage instead of rupture then it will be okay. ओके, गॉट द आंसर। मीन्स मुझे आपका मीनिंग समझ में आ गया, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। ओके, वैष्णवी सेइंग 6th, ओके, आपका भी मीनिंग वही है। 7th का प्लेटलेट्स, 8th इज फ्लोएम। ओके, प्लेटलेट्स, ओके, यू कैन कॉल प्लेटलेट्स आल्सो। And this one is flow. ओके, वन बाय वन जो जिसमें मुझे ऐसा लगता है करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, मैं वो आपको बता देती हूँ। पहला है द एग्जिट फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स। ऑलरेडी ये मैंने एमसीक्यू में दे रखा था। सो स्मूथ मसल्स, आई अंडरस्टैंड इंटरनल ऑर्गन्स बने ही स्मूथ मसल से हैं, बट स्फिंक्टर मसल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एनी चैनल, एनी पोर्टल, उसके लिए हेल्प करता है। स्फिंक्टर मसल इज प्रेजेंट इन योर डिओडिनम जंक्शन, जस्ट स्टमक और डिओडिनम में जब पास होते हैं। स्फिंक्टर मसल इज प्रेजेंट इन योर यूरिनरी ब्लैडर। स्फिंक्टर मसल इज प्रेजेंट इन इसोफेगस एंड स्टमक। तो जहां भी जंक्शंस मींस आप क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट या डिपार्टमेंट आप चेंज कर रहे हो, वहां पे स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो चीजें वापस बैकफ्लो ना हो, या फिर जो चीज जिस चीज का जिस टाइम पे जहां रहना है वो मिसप्लेस ना हो। इसीलिए यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर इज गोइंग टू बी स्फिंक्टर। दूसरा, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, ओके, करेक्ट। थर्ड, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ओके। देन स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ओके, दैट आल्सो करेक्ट। देन फिफ्थ आल्सो करेक्ट। सिक्स्थ, आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, आप सही हो, बट इसके लिए एक राइट वर्ड है कोलैप्स। So you all can write so that the windpipe doesn't collapse. ये एक चीज हो गया। Then the blood has platelets which plug the leakage in the vessels by helping to clot. So जो cells होते हैं ना, platelets तो activate होने के बाद बनता है। You can call them thrombocytes, right? Thrombocytes ज्यादा better word है। Thrombocytes are the cell type. 3 टाइप के सेल्स थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट्स। तो क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट उसी के जस्ट नेक्स्ट सेल्स लिखे हुए हैं, दैट्स व्हाई आई सेड थ्रोम्बोसाइट्स आप लिखो। अदरवाइज आप प्लेटलेट्स भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। देन 8th इज करेक्ट, फ्लोएम इज हेल्पिंग इन फूड ट्रांसपोर्टेशन, ओके। एवरीवन अंडरस्टूड एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस? नो मैम। ओके, चलो, तो आपका लाइफ प्रोसेस ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। 7 to 8 के सेशन में हम रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आई विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी सेशन लिटिल बिट, और आई विल ट्राई कि ये वीक आपका रिप्रोडक्शन सेशन हो जाए, सो दैट एज पर प्लान्ड नेक्स्ट संडे आप लोगों का अगर एग्जाम रखना है, सो इट कैन बी डन। आई डोंट वांट कि आपके एग्जाम को जरूरत से ज्यादा पुश किया जाए। तो इज इट ओके, एवरीवन इज रेडी इफ ऑन कमिंग संडे एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, इफ इट इज देयर? कोई हेजिटेशन या फिर ऐसा लग रहा है कि एग्जाम के लिए और टाइम चाहिए? Yes, ma'am. Coming Sunday is perfect. Okay, what about other students? You all can say your opinion. आप लोग बोल सकते हो ताकि हम better plan कर सकें। Okay, coming Sunday अगर originally 9th और 10th का साथ में रखा है, 7th and 8th का साथ में रखा है, so it is planned कि 21st को 9th and 10th हो and 28th को 7th and 8th हो, but if you want, you need more time, so we can always switch the times, और week में और कोई दिन भी हो सकता है। If it is not Sunday, then we can keep on another day also. So you can give your opinion to me, okay? If it means मैम संडे को ही है ना टेस्ट? Ma'am, actually, we will be having our board exams from the sort of end of November. So the coming Sunday would be quite better for us. Okay. CPSC. 21st is okay. So 21st is everyone is okay with 21st. Yes, ma'am. Okay, so okay, let's do then. Then I will give them the green signal to make your question paper and prepare for your exams. And मैं क्या करूँगी, जो आज का extra session है वो, and I will arrange some classes on weekdays. Is it okay? 17th, 18th के आसपास अगर कुछ extra class arrange करें तो? Okay. To complete the Yes, chapter. ma'am. Okay, so I will arrange some extra sessions on those days ताकि ऐसा हो सके कि मेरे पास free time हो
1 घंटे से ज्यादा भी अगर पुश हो रहा है, so I can able to do that. Okay, so I will arrange that and I will inform. I will tell them to inform everyone on the group. Okay, चलो, bye everyone, all the best. At least जितना हुआ है, start studying and practicing all the questions. Okay, and चलो तुरंत वापस मिलना है हमें, so take a break then. Ma'am, good day, ma'am. Thank I you. will send the new link shortly. Yes, ma'am. Ma'am, now chemistry lecture is there, no? Yes, you continue with your chemistry lecture. The next session is on at 7 to 8, between 7 to 8. Okay, ma'am. Okay.